इतिहास में रूसी सैनिकों के लिए इससे बुरा समय कभी नहीं रहा। सिर्फ इसलिए नहीं कि हर महीने दसियों हजार मारे या घायल हो रहे हैं, और ना ही ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके कमांडर उन्हें तोप का चारा समझते हैं। बिना पर्याप्त प्रशिक्षण, भरोसेमंद उपकरण या किसी भी सुरक्षा कवच के उन्हें आत्मघाती मिशनों पर भेज देते हैं। ये इसलिए है क्योंकि उनके जीवन का हर एक पल खुली आंखों का दुस्वप्न है। एक ऐसा दुस्वप्न जिसमें हर कोने पर डर और मौत उनका इंतजार कर रही होती है, जहां छुपे हुए खतरे एक पल में जान ले सकते हैं और जहां सैनिकों के अपने साथी और कमांडर भी उनके खिलाफ हो सकते हैं, जो किसी एक आदेश की अवहेलना करने वालों को यातना दे सकते हैं या यहां तक कि मार भी सकते हैं। इतनी सारी धमकियों का सामना करते हुए इन सैनिकों में से कई खुद को सिर्फ इस बात के लिए भाग्यशाली मानते हैं कि वे हर दिन के अंत तक सही सलामत पहुंच जाते हैं। यूक्रेनी समकक्षों की तरह हजारों लोग उस दिन का सपना देखते हैं जब युद्ध खत्म होगा और वे घर लौटकर प्रियजनों से मिल सकेंगे। लेकिन वे जानते हैं कि मोर्चे पर हर मिनट खतरे से भरा है, क्योंकि दुश्मन के ड्रोन, तोपखाने और हमलावर दस्ते कभी भी दूर नहीं होती। लगभग निश्चित मौत और जीवन के मौके के बीच चुनाव करते हुए इन रूसी सैनिकों की बढ़ती संख्या मोर्चे से भागने का साहसिक फैसला करती है। मिखाइल राद्यानोव उनमें था। यूनाइटेड 24 मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में राद्यानोव ने माना कि जेल से बचने के लिए उसने रूसी सेना ज्वाइन की थी। यह नई बात नहीं है। रूस के कई गरीब या परेशान पुरुष छोटे अपराध करते हैं और युद्ध शुरू होने के बाद गिरफ्तार होने पर उन्हें विकल्प मिलता है, या तो जेल जाओ या यूक्रेन में सेना में भर्ती हो जाओ। रुद्यानोव भी पहले लोगों की तरह दूसरे विकल्प की ओर आकर्षित हुआ। उसे सैन्य अनुबंध मिला और भरोसा दिलाया गया कि वह अग्रिम मोर्चे पर नहीं, पीछे रहकर खाइयां खोदेगा। इसी भरोसे उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उसे पता नहीं था कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे लगा था कि वह सुरक्षित रहेगा, मोर्चे की गोलीबारी से दूर अपने दिन शारीरिक श्रम में बिताएगा, जो भले ही थकाऊ हो, लेकिन कम से कम उसमें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। शुरुआत में सब कुछ ऐसा ही था। रुद्यानोव को सच में खाइया और किलेबंदी खोदने का काम सौंपा गया था, लेकिन जल्द ही उसे और भी खतरनाक काम दिए जाने लगे, जैसे घायल सैनिकों को निकालना या अग्रिम मोर्चों से मृत शरीरों को घसीट कर लाना। उसने ये काम 1.5 साल तक किया, इससे पहले कि एक और भी डरावना संदेश आ गया। तुम्हें हमला करने जाना है। रुद्यानोव ने इसके लिए साइन नहीं किया था, पर अब वापसी का रास्ता नहीं था। उन्होंने और उनके साथी ने वह प्रशिक्षण लिया जिसे रुद्यानोव बेतुका मानते हैं। उन्हें जल्दी इलेक्ट्रिक स्कूटर और नागरिक नेविगेशन ऐप्स का इस्तेमाल सिखाया गया ताकि वे हमले की योजना बना सके। इसके बाद उन्हें यूक्रेन के गांव पेट्रोपावलिवका के पास एक जर्जर इमारत की साधारण सी तस्वीर दिखाई गई, जो खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क से ज्यादा दूर नहीं थी, और आदेश दिया गया कि उस इमारत तक पहुंचो और उसकी रक्षा करो। रुद्यानोव उस इलाके को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने वहां काफी समय बिताया और अपने कई गिरे हुए साथियों यानी हमलावर दस्ते के पूर्व सदस्यों को वहां से निकाला, जो मारे जाने से पहले मुश्किल से 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए थे। रुद्यानोव और उनके साथी जिस इमारत की ओर जा रहे थे वह उनसे करीब 7 किलोमीटर यानी 4.5 मील दूर थी। इस नतीजे पर पहुंचने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। उनके लिए इमारत तक पहुंचना भी नामुमकिन था, उसकी रक्षा करना तो दूर की बात थी। यह आत्मघाती मिशन था। रुद्यानोव पहले कई रूसी पुरुषों की तरह मौत के मुंह में भेजा जा रहा था। यही कहानी सैकड़ों मील तक फैले अग्रिम मोर्चों पर दोहराई जा रही है। रूस के कमांडर लगातार अपनी अस्थिर सैनिकों को पिसाने वाली रणनीति पर अड़े हैं। सैकड़ों और हजारों सैनिक यूक्रेनी किलेबंद ठिकानों की ओर भेजते हैं, ये जानते हुए कि लगभग सभी घायल या मारे जाएंगे। फिर भी ये सब सिर्फ कुछ बेकार जमीन पाने की कोशिश में किया जाता है। साथ ही वही कमांडर अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिपोर्ट कर सके कि युद्ध अच्छा चल रहा है। लेकिन राडिनोव रूसी हताहतों की बढ़ती सूची में सिर्फ एक नाम बनने को तैयार नहीं था। उन्होंने और उनके साथी ने अपनी किस्मत का फैसला खुद करने और भाग जाने का निर्णय लिया। वो लगभग सफल हो गए थे, लेकिन रूसी सीमा से 12 किलोमीटर दूर चेचनों के एक समूह ने उन्हें पकड़ लिया, जैसा कि राड्यानोव रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमें पीटा और सैन्य पुलिस को सौंप दिया। तहखाने में रखकर कई बार पीटा। रात में वोल्चरा नाम के कॉल साइन वाले आए
और मुझे विसो के लुहांस्क क्षेत्र के मुख्यालय भेजा। वहां मुझसे पूछा, क्या तुम हमला करोगे? मैंने बताया कि मैं डरा हुआ और बीमार था। फिर मुझे चालाबा नाम के कॉल साइन वाले व्यक्ति के पास भेजा गया, जिसे मेरे साथ समझाइश वाली बातचीत करने का आदेश दिया गया। अब उस समझाइश वाली बातचीत के दौरान रुड्यानोव को बांध दिया गया और पूरे 2 घंटे तक बिजली के झटकों से यातना दी गई, जब तक कि वो हार नहीं मान गया और हमले पर जाने के लिए राजी नहीं हो गया। लेकिन उसका बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। एक चेकपोस्ट पर कुछ रूसी सैनिकों ने अपने युवा साथी से जबरन वसूली करने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि रुड्यानोव के बैंक कार्ड में अच्छी रकम होगी, क्योंकि वह लंबे समय से सैन्य सेवा में था और खर्च का मौका नहीं मिला। उन्होंने उससे कहा कि वह उनके लिए मोटरसाइकिल खरीदे। अगर मना करने पर क्या होगा, इस डर से रुड्यानोव मान गया। फिर सैनिकों ने और आगे बढ़ते हुए कहा कि मौसम बदल रहा है, अब उन्हें एक एटीवी चाहिए। रुड्यानोव ने फिर से हाँ कर दी। उसे एटीएम ले जाया गया, जहां उसे लगा कि वह पैसे निकालकर उन्हें देगा। लेकिन चेक पॉइंट पर उन्होंने उससे उसका पिन कोड बताने की मांग की, और जब उसने मना कर दिया तो एक और भयानक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। उसे तुरंत चिलाबा के टॉर्चर चैम्बर में वापस ले जाया गया। वहां उसे फिर पीटा, बांधा और 2 घंटे तक बिजली के झटके दिए गए। लेकिन पहली बार के विपरीत इस बार उससे कोई सवाल नहीं किया गया और ना ही उसकी पीड़ा खत्म करने का कोई विकल्प दिया गया। उसे बार बार बस चोट पहुंचाई गई, यहाँ तक कि एक बार उसके गाल में कैंची घोंप दी गई। तभी जाकर आखिरकार चिलाबा ने उससे उसका पिन कोड मांगा। दर्द सहन न कर पाने और विकल्प न होने पर रुड्यानोव टूट गया। कुछ समय बाद उसे फिर हमले के लिए तैयार होने का आदेश मिला। उसे ना तो बताया गया कि वह कहाँ जा रहा है, न किस यूनिट में भेजा गया, पर इसका कोई मतलब नहीं था। रुड्यानोव जानता था कि कोई भी फ्रंटलाइन हमला, चाहे वह कहीं भी हो या किसी के साथ भी हो, मौत की सजा के अलावा कुछ नहीं है। तो एक बार असफल होने और उसका खामियाजा भुगतने के बावजूद उसने फिर से भागने की कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपने बैग में गोला बारूद और हथियार भरने के बजाय पानी और कुछ खाने के डिब्बे भरे और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। दुर्भाग्यवश उसे फिर से पकड़ लिया गया, इस बार पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के अरापिवका बस्ती के पास। उसे तुरंत एक और बस्ती में ले जाया गया, जहां उसे फिर से बिजली के झटके दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह वहां के सैनिकों को यह नहीं बता सका कि वह किस यूनिट से भागने की कोशिश कर रहा था। रुड्यानोव के लिए यह भयावह था कि वह तीसरी बार अपने यातनादाता के सामने था। रूसी सैन्य पुलिस ने उसे फिर चालाबा भेजा, जहां उसे फिर बांधा और यातना दी गई। फिर उन्होंने मुझे बांधकर बाहर फेंक दिया। चालाबा कभी कभी बाहर आकर सिगरेट पीता और मुझ पर सिगरेट के टुकड़े फेंकता। उसने कहा, अगर मैं हिला तो पिटाई होती रहेगी। एक बार कॉल साइन माट्रोस वाले कर्नल ने आकर मुझे लांघते हुए पूछा, ये यहाँ क्या है? वह चालाबा के कमरे में चला गया। वे बात करने लगे। कर्नल बाहर आया, मुझे फिर लांघकर चला गया। अगले दिन रुड्यानोव को प्रथम गार्ड्स टैंक रेजिमेंट में हमले का प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। उसने 2 दिन यूक्रेनी किलेबंदी तक दौड़ना और अंदर एंटी टैंक माइंस फेंकना सीखने में लगाए। उसके बाद उसे एक नए समूह में भेजा गया और एक और हमले के लिए आदेश दिया गया, और इस बार उसे साफ साफ कह दिया गया कि अगर तुम फिर से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। फिर भी जीवित बचने और किसी तरह के भविष्य की उम्मीद में रुड्यानोव ने साहस के साथ तीसरी और आखिरी बार भागने की योजना बनाई। हमले से पहले उसने शौचालय जाने की अनुमति मांगी, लेकिन यूक्रेनी मोर्चों की ओर भाग गया, आत्मसमर्पण किया और बंदी बना लिया गया। वह भले बंदी हो, लेकिन कम से कम जिंदा है, जो कई औरों के बारे में नहीं कहा जा सकता। एक छोटी सी बात, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब समय है। युद्ध की भयावहता को खुद अपनी आंखों से देखने और सहने के बाद रुड्यानोव अपने देशवासियों के लिए एक संदेश रखते हैं, जो हथियार उठाने और लड़ाई में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। मैं सभी रूसी सैनिकों से कहना चाहता हूं, सेना पर भरोसा न करें। जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। युद्ध में मत जाएं, दूसरों के देश पर हमला मत करो, ये हमारी जमीन नहीं। घर पर रहो, फैक्ट्री में काम करो। अगर आपको जेल की सजा मिल रही है तो भुगत लो, मुझ पर भरोसा करो।
जेल में 10 साल बिताना सेना में जाने से बेहतर है। वहां इंसानों जैसा व्यवहार नहीं मिलता और तनख्वाह भी छीन लेते हैं। दिमाग से काम लो, युद्ध में मत जाओ, युद्ध मौत है। आशा है कि कुछ रूसी जो अभी भी इस अभियान में शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं, वे यह चेतावनी सुनकर ध्यान देंगे। लेकिन अब दूसरों के लिए काफी देर हो गई है। असंख्य पुरुष अलग अलग उम्र के या तो यूक्रेन में लड़ने के लिए स्वयं सेवक बने हैं या उन्हें लगा कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसे एकमात्र तरीका मानते हुए कि वे सम्मानजनक वेतन कमा सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके या जेल या निर्वासन जैसी स्थितियों से बच सके। कई लोग मीडिया के झांसे में आ गए या भर्ती करने वालों के झूठ पर विश्वास करके जाल में फंस गए। उन्होंने सोचा था कि वे 6 से 12 महीने तक किसी अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर सेवा करेंगे, फिर घर लौटकर भर्ती बोनस और अपनी कमाई हुई तनख्वाह का आनंद लेंगे। कई लोगों को विश्वास था कि युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा या रूस का पल्लड़ा भारी है जो आसानी से यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों को पार कर लेगा और बड़ी मात्रा में बढ़त हासिल कर लेगा। फिर वे मोर्चे पर पहुंचे। उन्होंने इस युद्ध की कठोर सच्चाई देखी। उन्हें समझ आया कि उनके बचने की संभावना बेहद कम है और ऊंचे पदों पर बैठे लोग उन्हें इंसान नहीं बल्कि बेकार मांस की तरह देखते हैं, जिन्हें बेकार आत्मघाती हमलों में झोंक दिया जाता है। उनमें से कई सैनिकों को लगता है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे चुपचाप और दुखी होकर अपनी किस्मत को स्वीकार करें, अपने कमांडिंग अधिकारियों के आदेशों का पालन करें और सीधे मौत की ओर बढ़ जाएं, बस इसी धुंधली उम्मीद के साथ कि शायद उन्हें ऐसी चोट लगे जो जानलेवा न हो और जिससे वे घर वापस भेजे जा सकें। कुछ लोग रुद्यानों की तरह बहादुरी से जोखिम भरे फैसले लेकर आदेशों की अवहेलना या यूनिट से भागने की हिम्मत दिखाते हैं। कुछ इसमें सफल भी होते हैं। हालांकि जो पकड़े जाते हैं उन्हें अपने इन कामों के लिए भयानक सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तव में कई मीडिया संस्थानों, जिनमें डेली मेल भी शामिल है, ने ऐसी रिपोर्टें साझा की हैं कि रूसी कमांडर अपने ही सैनिकों को पीटते हैं, अपमानित करते हैं, भूखा रखते हैं और अन्य तरीकों से उनका शोषण करते हैं। कुछ मामलों में तो वे उन सैनिकों को मार भी देते हैं जो उनके आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं करते। रूसी भाषित टेलीग्राम चैनल ट्रिक क्वेश्चन ने रूस की 132वीं और 60वीं ब्रिगेडों और अन्य यूनिट्स के सैनिकों के गुमनाम वीडियो सबूत पेश किए। ये वीडियो दिखाते हैं कि रूसी अधिकारी सैनिकों को नियंत्रण में रखने के लिए कितनी क्रूरता दिखा सकते हैं। एक क्लिप में 2 अधनंगे पुरुषों को पेड़ से बांधकर कुत्ते की तरह भौंकने को कहा जाता है। उनका कमांडर उनका मजाक उड़ाते हुए और उन पर पेशाब करते हुए कहता है, ये हमारे कुत्ते हैं जो भाग गए थे लेकिन हमने पकड़ लिया। एक क्लिप में एक सैनिक छोटे डिब्बे में बंद है, सिर्फ सिर बाहर। कमांडर उसे खाना दिखाकर चिढ़ाता है और कहता है, भूख लगी है तो यहीं मर जाएगा। कई सैनिकों ने यह भी बताया है कि आदेशों की अवहेलना करने या भागने की कोशिश करने पर उन्हें बिजली के झटके दिए गए या जबरदस्ती टैटू बनवाए गए। अक्सर उन्हें बुनियादी जरूरतें जैसे खाना और पानी भी नहीं दिया जाता और वे मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं जैसे गड्ढों का पानी पीना या जहां भी मिल सके खाने के लिए लाशों को लूटकर खाने के कुछ टुकड़े ढूंढना। सजाएं सिर्फ हमलों में जाने से इनकार या भागने की कोशिश करने वालों को नहीं मिलती। यहाँ तक कि सबसे साधारण चीजें भी, जैसे किसी सैनिक के पास स्मार्टफोन पाया जाना, उसे मौत की सजा दिलाने के लिए काफी हो सकता है। जो सैनिक अनुबंध बढ़ाने से इनकार करते हैं उन्हें भी आत्मघाती हमलों में भेजा जाता है, जिससे घर लौटने की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। अक्सर इन सैनिकों को गंभीर चोटों या बिना हथियार के भी यूक्रेनी मोर्चों की ओर बढ़ने का आदेश दिया जाता है ताकि उनके बचने की कोई संभावना न रहे। जबरन वसूली भी आम है। कमांडिंग अधिकारी अक्सर अपने अधीन सैनिकों से उनके बैंक कार्ड छीन लेते हैं या अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं, और जो इनकार करते हैं उन्हें यातना दी जाती है या मार दिया जाता है। बीबीसी से बात करने वाले एक पूर्व सेना चिकित्सक ने इस व्यवहार का अपना प्रत्यक्ष अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, मैंने 20 ऐसे लोगों की लाशें देखी जिन्हें मैं जानता था। वे एक गड्ढे में पड़ी थीं। जब उनके पैसे जब्त कर लिए गए तो उनके ही अधिकारियों ने उन्हें गोली मार दी थी। मुझे याद है एक कह रहा था, मत गोली मारो, मैं सब कर लूंगा, फिर भी उसे मार दिया। किसी को मारना आसान है, बस रिपोर्ट बना दो। अत्याचार यही नहीं रुके। रूसी सैनिकों को कुत्तों की तरह आपस में लड़वाने की रिपोर्टें और वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में
तो बिना कमीज के आदमी गड्ढे में फेंके जाते हैं। फिर कमांडर जानकारी देता है, मामला यह है कि जो पहले मारेगा वही गड्ढे से बाहर जाएगा। इसके बाद की लड़ाई मुश्किल से कुछ ही मिनट चली, जिसमें बड़े उम्र के सैनिक ने अपने साथी को गला घोंटकर मार डाला। ये कोई एक दो घटनाएं या दुर्लभ मामले नहीं हैं। ये रूसी सेना में हैरान करने वाली आम बात है। विशेषज्ञ विश्लेषक किर्क जाइल्स ने रिपोर्टरों से कहा कि ये एक प्रणालीगत समस्या है। रूसी सेना उसी समाज का प्रतिबिंब है जहां हिंसा, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार आम है। हमें तब हैरान नहीं होना चाहिए जब ये व्यवहार आगे भी जारी रहे, चाहे उन लोगों के खिलाफ जिन पर रूसी सेना कब्जा करती है या अपने लोगों के खिलाफ हों, क्योंकि रूस के भीतर सामाजिक संरचना हमेशा इसी पर बनी रही है कि जिसके पास भी थोड़ी सी भी ताकत है वह उसका अधिकतम शोषण करता है। ऐसा सिर्फ रूसी ही नहीं झेल रहे, क्रेमलिन ने भी अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाने का काम किया है। उन्हें सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए बहकाया और सीधे सबसे खतरनाक स्थानों पर भेज दिया। जाइल्स के अनुसार इन लोगों को बिना समझे कि उन्हें क्यों भेजा गया, उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना तोप का चारा बना दिया जाता है। अगर आपका एकमात्र उद्देश्य गोलियों का शिकार बनना है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बैसाखी पर चल रहे हैं या पहले से घायल हैं, आप फिर भी अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। और भले ही कुछ सैनिक अपने कमांडिंग अधिकारियों द्वारा उन पर थोपे गए भयानक व्यवहार से बच भी जाएं, फिर भी उन्हें अपने विरोधियों यानी यूक्रेनी सेना से निपटना पड़ता है, जो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए लगातार और भी चौंकाने वाले और चालाक तरीके ईजाद करती रहती है। उदाहरण के लिए एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कीव के लिए काम करने वाले गुप्त एजेंटों ने गर्म रखने वाले इंसोल के अंदर छोटे विस्फोटक उपकरण छुपा दिए, जिन्हें बाद में रूसी सैन्य इकाइयों को भेजा गया। हर इंसोल में लगभग 1.5 ग्राम तक विस्फोटक था और बताया गया है कि ऐसे दसियों हजार इंसोल रूसी सैनिकों को भेजे गए थे। इनमें से लगभग 500 इंसोल्स ले जा रहा एक ट्रक रूसियों द्वारा पकड़ा गया और क्रेमलिन की खुफिया एजेंसी FSB ने गर्व से दावा किया कि उसने अपने दुश्मन की योजना को नाकाम कर दिया है। असल में वह ट्रक कई ट्रकों में से एक था। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार ऐसे हजारों और विस्फोटक इंसोल गंतव्य पर पहुंचकर अपना काम कर गए। ऐसी ही एक घटना फरवरी 2025 में भी रिपोर्ट की गई थी, जब रूसी यूनिट्स को भेजे गए FPV ड्रोन गॉगल्स के एक बैच को यूक्रेनी ऑपरेटिव्स द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। इन गॉगल्स में IED लगे थे, जिन्हें पहनते ही फटने के लिए बनाया गया था, जिससे दुश्मन सैनिक तुरंत मारे गए। तो रूसी सैनिकों को न सिर्फ आत्मघाती मिशनों और ऐसे कमांडरों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें कीड़ों की तरह समझते हैं, बल्कि वे अपने बचाव के लिए दिए गए उपकरणों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जूते से लेकर गॉगल्स और राइफल तक किसी भी चीज के साथ गुप्त रूप से छेड़छाड़ की जा सकती है और उसे मौत का जाल बनाया जा सकता है। उनकी जिंदगी डर, खतरे और दुख से भरी हुई है। मौत कभी भी अनेक भयानक अपरिहार्य तरीकों से आ सकती है और आती भी है। यह जंग जितनी लंबी चलेगी उतनी ही ज्यादा जिंदगियां जाएंगी। यूक्रेन भी सैनिक खोता है और आगे भी खोएगा, लेकिन वहां कमांडर उनकी जिंदगी की कदर करते, सही हथियार देते और सम्मान करते हैं। कीव की सेना नई तकनीकों से हताहत कम करने के तरीके खोज रही है और हाल ही में फ्रंट लाइन पर टर्मिनेटर स्टाइल ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किए हैं, जिनकी जानकारी इस वीडियो में है। इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सके रूस ने कितना नुकसान झेला है और उसकी सेना विनाश की ओर क्यों बढ़ रही है। अंत में द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स, इनसाइट्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स मिलती रहे।